हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान। और विज्ञान में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है गति, या फिर गति को हम मोशन भी कह सकते हैं। और ये इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय नंबर 7 को, जिसका नाम गति या मोशन है। तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जो जो बातें मैं आपको समझाता जाता हूँ वे सारी बातें आपको ध्यान से समझनी है। बस पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर केंद्रित होना चाहिए सभी बच्चों का। बड़ी आसानी से सारे कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। तो बेटे, जब मोशन या गति के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक राशियों का क्या मतलब है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं, ये पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भौतिक राशियां हैं वे भौतिक राशियां बेटे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती हैं अदिश राशियां और एक होती हैं सदिश राशियां। अब नाम से ही पता चल रहा, अदिश का मतलब जिनमें दिशा ना हो। ऐसी भौतिक राशि जिसमें कोई दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, यानी आंकिक मान हो, कोई दिशा ना हो, तो ऐसी भौतिक राशि को हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिन भौतिक राशियों में दिशा भी होती है, स माने साथ, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा भी जरूरी है पूरा प्रदर्शित करने के लिए किसी भौतिक राशि को, तो ऐसी राशि को हम कहते हैं सदिश राशि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अदिश राशि की। तो हमें पता चल गया कि भौतिक राशियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। उसमें पहली जो पढ़नी है वो है अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती हैं अदिश राशियां? जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है। देखो, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की कोई दिशा तो नहीं होती। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। उस वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान तो पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान की कोई भी दिशा नहीं होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है। जैसे आपका दूरी है, जैसे हमने कहा कि मेरे घर से और मेरे विद्यालय की दूरी 50 किलोमीटर है। तो घर से विद्यालय की दूरी 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर दूरी है, यानी उस रास्ते की लंबाई है। वो उसकी कोई निश्चित दिशा तो नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे मोड़ भी आएंगे, तो एक दिशा तो हम फिक्स कर नहीं सकते। तो इसका मतलब दूरी भी एक कैसी राशि है? अदिश। समय। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि अब क्या समय हुआ है, तो आपने कहा कि सर शाम के 6 बजे हैं, 6 PM। तो मैं पूछ लूं कि 6 कौन सी दिशा में बजे हैं? पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में? तो समय की तो कोई दिशा ही नहीं होती है। समय में केवल आपका परिमाण होगा, यानी ये वैल्यू होगी 6 PM। इसी तरीके से चाल, चाल में भी कोई दिशा नहीं होती। आयतन में एक दिशा नहीं होती। जैसे मान लो आप दूध लेके आए 2 लीटर, तो 2 लीटर दूध जब आप लेके आए तो उसका आयतन 2 लीटर है। क्या 2 लीटर पूर्व दिशा में लेके आए या पश्चिम दिशा में? आयतन का कोई भी दिशा नहीं होती। दाब की भी कोई दिशा नहीं होती, कार्य की दिशा नहीं होती, ऊर्जा, शक्ति, ताप, ये जितनी भी भौतिक राशियां हमने यहाँ पढ़ी हैं, इनकी खासियत यह है कि इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसलिए ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है बेटे। जहां आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में। वैसे आपको एप्लीकेशन पर नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स एप्लीकेशन पर आपको मिल ही जाते हैं, लेक्चर के सामने लगे हुए। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की राशियों की, जिन्हें कहते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें दिशा भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगी, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं
जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन। विस्थापन में यदि आपने कहा विस्थापन, तो आपने कहा 10 मीटर विस्थापन, दिशा बतानी पड़ेगी उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में। तो विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है। विस्थापन इसलिए क्या है, सदिश राशि है। तो जिस भी भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उस भौतिक राशि को हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे वेग, वेग की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे संवेग, त्वरण, बल, आवेग, ये सारी राशियां कैसी हैं, इन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो अदिश राशि और एक तो सदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण होने के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे, क्रियाकलाप है हमारी किताब में, इस क्रियाकलाप को देखो जरा ध्यान से। क्रियाकलाप एक, पहला क्रियाकलाप इस चैप्टर का, उन्होंने कहा कि आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति में, चर्चा करें। भाई मान लो कोई वस्तु है, जैसे मैं आपको कह दूं कि यह कोई वस्तु है, ठीक है, यह वस्तु यहां रखी हुई है किसी भी समतल पर, और यदि समय के साथ इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी टाइम तो बढ़ता जा रहा पर वस्तु अपनी जगह से हिल ही नहीं रही बिल्कुल भी, तो जब कोई वस्तु की स्थिति में आपको समय के बढ़ने के साथ साथ कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, यानी वस्तु, समय तो बढ़ता रहता है, आपको बताया समय तो एक स्वतंत्र राशि है, समय के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो समय तो बढ़ता जा रहा, आप 1 घंटे से देख रहे वस्तु वहीं की वहीं है, समय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। और जब कोई वस्तु समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉल यहाँ थी, पहली स्थिति इसकी x1 है, और फिर ये बॉल पहुंच गई यहाँ x2 पर, दूसरी स्थिति पर, और इसके यहाँ से यहाँ पहुंचने में मान लो 1 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 1 मिनट। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन होता है ना, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है, और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के बढ़ने के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो इन्होंने पूछा है कि आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में, चर्चा करें। तो आपको पता है कि हमारी जो कक्षा की दीवार है वो क्या समय के साथ बदल रही है? वो समय के साथ कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा उसमें, और समय के साथ यदि परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी इस जो कक्षा है उसकी दीवार विराम अवस्था में है। ऐसा तो है नहीं कि दीवार अब यहाँ थी थोड़ी देर बाद दूर हट गई, अभी दीवार यहाँ थी थोड़ी देर बाद नजदीक आ गई, दीवार को ही अपनी स्थिति बदल रही समय के साथ। तो हम यहाँ कहेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि कक्षा की दीवार समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, और जो वस्तुएं समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती वह विराम अवस्था में होती हैं। अतः कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है। कक्षा की दीवार कैसी अवस्था में होती है? विराम अवस्था में। जो भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है वो विराम अवस्था में ही होती है। अब देखो क्रियाकलाप 2, एक और क्रियाकलाप है, इसे भी देखते हैं। चलो एक और क्रियाकलाप है, इसे भी देखते हैं। देखो, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हुए हैं, मान लो रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी हुई है, रुकी हुई है, और आप उस रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, गति करती हुई प्रतीत होती है और आपको ऐसा लग रहा कि रेलगाड़ी चल रही है, हालांकि रेलगाड़ी रुकी हुई है, जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। इस बिंदु पर चर्चा करनी और आपस में डिस्कशन करना। चलो डिस्कस करते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारे पास ये तो हमारी ट्रेन है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रेन है जिसमें हम बैठे हुए हैं और ट्रेन रुकी हुई है, विराम अवस्था में, और एक ट्रेन बराबर वाले प्लेटफॉर्म पर चल रही है। एक ट्रेन चल रही है इस तरीके से। यदि ये ट्रेन इधर को चलेगी ना, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, आपकी ट्रेन नहीं चल रही, पर आपके बराबर में जो ट्रेन आप खिड़की में से देख रहे हैं जिस ट्रेन को, वो ट्रेन इस दिशा में चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो। तो विराम अवस्था में होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है जैसे ट्रेन हमारी विपरीत दिशा में चल रही है। यदि हमारे बराबर में, मान लो हम ये ट्रेन में ऐसे बैठे हुए और बराबर में से कोई ट्रेन ऐसे जा रही है हमारे,
तो हम जब उस ट्रेन की तरफ देखेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी ट्रेन पीछे की तरफ जा रही। ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ गतिशील है, पर वास्तव में वो गतिशील नहीं होती। जब हमने दूसरी तरफ देखा ना, तो दूसरी तरफ देखने से हमें पता चला कि वहां कुछ खाने पीने की चीजों की रेडियां लगी हुई दुकानें, वे तो रुकी हुई हैं। हमने देखा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने की कुर्सियां हैं, वे तो रुकी हुई हैं। हमने देखा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ खंबे या कुछ और वस्तुएं हैं, वे तो रुकी हुई हैं। तो यदि वे रुकी हुई हैं तो उनसे हमें एहसास होता है कि हमारी ट्रेन चल नहीं रही, हमारी ट्रेन कैसी है, रुकी हुई है। तो रुकने के बावजूद भी चलने का एहसास होता है, क्योंकि बराबर में से ट्रेन निकलती है ना, वो उसकी वजह से एहसास होता है। इसे कहते हैं सापेक्ष गति। ठीक है, रिलेटिव मोशन। कभी कभी आपने देखा होगा, ट्रेन में आप बैठे या बस में बैठे हुए या कार में, और आप जब साइड में सड़क पर देखते हो, यानी बराबर में देखते हो जहां बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेड़ पौधे पीछे की तरफ को दौड़ रहे। तो जब आप ट्रेन में ऐसे चल रहे आगे की तरफ, तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ को दौड़ते हुए नजर आते हैं, कि जैसे में सब पीछे की तरफ को भाग रहे। इसे सापेक्ष गति कहते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है, तो उत्तर में हमें क्या लिखना है, हाँ, हमने ऐसा अनुभव निम्नलिखित स्थिति में किया है। यदि जिस रेलगाड़ी में हम बैठे हैं और वह स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और इसके दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोई दूसरी रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, दूसरी रेलगाड़ी ने चलना शुरू कर दिया जो बराबर में खड़ी हुई थी, तो हमें ऐसा आभास होता है जैसे कि हमारी रेलगाड़ी चल रही हो। जबकि ऐसा आभास होता है जैसे रेलगाड़ी क्या हो रही हो, चल रही हो। जबकि होता क्या है, जबकि वह वास्तव में विराम अवस्था में होती है। हमारी रेलगाड़ी कैसी अवस्था में होती है, विराम अवस्था में, और हमें लगता है जैसे रेलगाड़ी हमारी चल रही हो। अपनी रेलगाड़ी के विराम अवस्था में होने की सत्यता का पता हमें उस समय चलता है जब हम प्लेटफॉर्म पर स्थित वस्तु जैसे ठेले, गेट, टिकट काउंटर या बेंच को देखते हैं। बेंच भी रुकी हुई है, सारी चीजें रुकी हुई। जब पता चला ओ भाई हमारी ट्रेन, तो हमारी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, चल नहीं रही है। पर जब बराबर में खड़ी हुई ट्रेन अचानक से चल जाती है, तो हमें एहसास होता है कि हमारी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अब इसमें जो है ना, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। ऊपर एक पॉइंट आया जो मैंने बीच में स्किप कर दिया, ये वाला पॉइंट देखो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है अपने आप में। पॉइंट है न्यूटन बल का मात्रक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बल का मात्रक बताओ क्या है, तो आपको बताना है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। चलो आगे चलते हैं। सारी चीजों को ध्यान से समझते रहो। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे लेक्चर के सामने एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स, बिल्कुल जो के तुम यही वाले, जिनसे आप याद कर सकते हो, अपना लर्न कर सकते हो। पर लर्न करने से पहले पूरे चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है बेटे, बहुत जरूरी होता है पूरे चैप्टर को समझना। देखो, अब हम बात करेंगे सरल रेखीय गति की, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सरल रेखीय गति में बेटे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है दूरी तथा विस्थापन, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा आपको दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। ये हेडिंग है ना हमारा हेडिंग है दूरी तथा विस्थापन, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये हमारा घर है ए, ये तो हमारा घर है, और ये बी है हमारा स्कूल। ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है। हम अपने घर से चले और जहां जहां से सड़क घूम रही है, हम सड़क के अनुसार चल रहे हैं अपने स्कूल जाने के लिए। पहुंच गए हम अपने स्कूल में, तो ये जो रास्ता हमने चला ना, इस रास्ते की लंबाई, यानी इस पथ की लंबाई, जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है, गति की अवस्था में, तो वो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, और वो जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते की जो लंबाई होती है ना, उसे हम कहते हैं दूरी। उसे क्या कहते हैं, दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए या नापे गए या चले गए रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई को हम कहते हैं उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी। और प्रारंभिक बिंदु जहां से गति प्रारंभ हुई और जहां खत्म हुई, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उसे हम कहते हैं विस्थापन।
उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन वो है जो दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी है। और दूरी क्या है, दूरी वो है जो किसी वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई है। तो देखो जरा क्या है, गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती जाती है। ये बात तो हमें पता ही है कि जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी स्थिति तो समय के साथ बदलेगी, ये बात तो पक्की है। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो जो रास्ते की लंबाई है ना, इस रास्ते की लंबाई को कहते हैं हम दूरी। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो तो जितना भी लंबा रास्ता आप जहां जहां से होके जा रहे हो उस सारे रास्ते की लंबाई को आप दूरी कहोगे। जबकि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतिम स्थिति यह है और प्रारंभिक स्थिति यह है, इनके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी यानी अंतर जो होगा उसे वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान यहां यह रखना है, दूरी तो रास्ते की लंबाई है और विस्थापन दोनों बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी है। आपको ध्यान यह रखना है बेटे, जो दूरी है ना, दूरी दूरी एक अदिश राशि है। अभी हमने सदिश और अदिश पढ़े थे ना, तो दूरी एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन की यदि हम बात करें तो विस्थापन होता है बेटे सदिश राशि। दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन होता है सदिश राशि। ये चीज ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, दूरी का मतलब रास्ते की लंबाई और विस्थापन का मतलब दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। ठीक है, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, दूरी तथा विस्थापन दो अलग अलग राशियां हैं। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, किसमें, विस्थापन में। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब हमें जो है ना एक चीज सीखनी है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? एक अंतर तो यही आ गया जो परिभाषा है, भाई किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो कम से कम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। एक अंतर तो यही आ गया। दूसरा अंतर यह आया कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ठीक है, दो अंतर तो आ ही गए हमारी समझ में पहले से ही। चलो देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है दूरी और विस्थापन में। तो एक तरफ तो लिखा हुआ है दूरी और एक तरफ लिखा हुआ है विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन का पहला अंतर यह है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो रास्ता उसने तय किया गया है उसके द्वारा उस रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की जो कम से कम दूरी हो सकती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। दूसरा अंतर दूरी में, इसमें केवल परिमाण होता है, यह अदिश राशि है। इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यह सदिश राशि है। तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। तीसरा अंतर, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई कोई भी वस्तु जब चलती है तो वो जो दूरी तय करेगी वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूरी, यदि वस्तु गतिशील है ना तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, वो कुछ ना कुछ चलेगी, और जब कुछ ना कुछ चलेगी तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। पर किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, पहले पढ़ लो। वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है शून्य, देखो मैं बता रहा। मान लो ये तो है हमारा घर, होम, और ये है हमारा स्कूल। ठीक है, हम घर से चले और स्कूल पहुंच गए, और फिर स्कूल से चले छुट्टी के बाद और घर पहुंच गए। तो आप जब घर से चले थे और स्कूल गए और स्कूल से छुट्टी के बाद फिर घर आ गए, तो दूरी कितनी तय करी? यदि इस रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है
तो आपने दूरी कितनी तय करी? दूरी आपने तय करी 2 किलोमीटर, तो आप गए और 2 किलोमीटर आप आए। टोटल आपने 2 + 2 यानी 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। पर आप सुबह को जिस बिस्तर से उठे थे ना, रात को उसी बिस्तर पर आकर लेट गए हो, उसी बिस्तर पर आ गए हो। तो प्रारंभिक बिंदु भी वही बिस्तर है हमारा और अंतिम बिंदु भी वही बिस्तर है, तो विस्थापन तो 0 होगा ना। जहां से उठे थे वहीं आगे, शाम को फिर लेट गए हम, तो इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ? 0। तो विस्थापन इसलिए लिखा हुआ है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन तो 0 हुआ, पर दूरी तो नहीं 0 होने की कभी भी, दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है बेटे, चलो एक और क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप थर्ड, तीसरा क्रियाकलाप। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। एक तो मीटर स्केल ले लो, जो मीटर होता है ना कपड़ा की लंबाई नापने का, या आप मीटर स्केल नहीं लेते तो इंची टेप ले लो, या आप फीता ले लो, फीता कहते हैं उनसे। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। यानी बास्केटबॉल का जो फील्ड है, कोर्ट, आपको यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, ऐसे। ठीक है, अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दूरी तो होगी दिस प्लस दिस और विस्थापन होगा यह, यहां से यहां तक का, यही तो होगा विस्थापन। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? अंतर यह पाते हैं कि दूरी तो है ज्यादा और विस्थापन है कम, यही तो अंतर मिलेगा। दूरी ज्यादा है और विस्थापन कम है। देखो अब जरा, देखो उत्तर में देखो, बास्केटबॉल कोर्ट ABCD, अभी दिखाई देंगे ABCD कहाँ है, इसका नाम रख दिया ABCD इस तरह से दिखाया गया है। कोर्ट के कोने A पर रस्सी के एक सिरे को स्थिर रखकर, मान लो ये A है या A कोई सा भी है, रस्सी वहां बांध दी हमने। रस्सी की तनी हुई स्थिति रखते हुए A से B तक तथा फिर B से C तक पहुंचते हैं। इस बीच रस्सी कोर्ट को भुजा के, देखो यहाँ चित्र आएगा एक, इस चित्र को देखो ध्यान से, इस चित्र को देखो। मतलब हमने क्या काम करा, ये हमने यहाँ से चलना शुरू करा था, हाथ में हमारे फीता था और रस्सी भी थी, रस्सी को हमने यहाँ से खींच के रखा। तो जब हम यहाँ आए होंगे इस बिंदु पर तो रस्सी तो यहाँ होगी, और जब हम यहाँ से इधर आए नीचे, भाई इधर गए पहले और फिर इधर गए, तो रस्सी को यहाँ आने के बावजूद भी हमें खींच के रखना। तो ये तो हमारी रस्सी है और ये है हमारे द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई, जो मीटर स्केल से हम नाप लेंगे। तो जो दूरी है वो तो ज्यादा होगी, विस्थापन क्या होगा? कम। समझ रहे हैं ना आप, दूरी ज्यादा होगी विस्थापन कम होगा। साथ साथ तनी हुई रखते हैं। C कोने पर पहुंचने पर, एक मिनट रुक जाओ जरा, लाइट भाग गई बीच में, चल हो जाएगा रीस्टार्ट, कोई बात नहीं। देखो हर एक कंसेप्ट को बेटे समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। कंसेप्ट को बस आप ध्यान से समझो, बिल्कुल। जब ध्यान से आप कंसेप्ट को समझोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, सारी बातें A to Z। बस आपको कंसेप्ट को समझना है ध्यान से। ठीक है बेटे, होने दो स्टार्ट जरा इसे। चलो देखो, ये यहाँ थे ना, ध्यान से समझना है हर एक चीज को। देखो, साथ साथ तनी हुई रखते हैं, C कोने पर पहुंचने पर रस्सी पर चिन्ह अंकित कर लेते हैं। जब आप C पर पहुंचे तो आपने रस्सी पे एक निशान लगा लिया कि हमें पता चल गया कि विस्थापन इतना होगा ना। रस्सी को तो खींच के रखा, इधर तो हमने बांध दिया था A पर उसे। प्रारंभिक सिरे से इस चिन्ह तक की दूरी यानी AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये तो दूरी है, मीटर स्केल द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। यह कोने A से C तक तय की गई दूरी ज्ञात हो गई। तो दूरी तो हुई दिस प्लस दिस,
और विस्थापन हुआ ये रस्सी की लंबाई। अब रस्सी के एक सिरे को कोने ए पर स्थिर रखकर कोने सी तक सीधे ए सी के अनुदिश ए सी पहुंचाते हैं। सी कोने पर पहुंचकर रस्सी पर चिन्ह लगाते हैं। मीटर स्केल के प्रारंभिक सिरे तथा चिन्ह तक की रस्सी की लंबाई ज्ञात करते हैं। स्केल से हमने नाप लिया कि यह कितना है, ए से लेकर सी तक रस्सी की लंबाई नाप ली। यह ए से सी तक पहुंचने का विस्थापन ज्ञात हो गया। तो अब ज्ञात हुआ क्या, विस्थापन पता चल गया। दूरी और विस्थापन कैसे निकले, तुलना करने पर हम पाते हैं कि विस्थापन AC का परिमाण चली गई दूरी AB प्लस BC के परिमाण से कम है। यानी विस्थापन कम है और दूरी क्या है, ज्यादा। विस्थापन कम है और दूरी ज्यादा है। एक क्रियाकलाप और है, इसे भी समझो। क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में देखो क्या पूछा गया। स्वचालित वाहनों जैसे स्कूटर, कार, बाइक, बस इत्यादि में ओडोमीटर नामक एक यंत्र लगा होता है। ओडोमीटर दूरी नापने का, कि हमने यहां से यात्रा शुरू करी थी और वहां तक हम गए यात्रा करते हुए, तो हमने टोटल कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, तो उससे हम दूरी नापते हैं, विस्थापन नहीं नापते। इससे वाहन द्वारा किन्हीं दो स्थानों के बीच चली गई दूरी ज्ञात की जाती है। किसी एक स्थान से चलते समय ओडोमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, या उसे जीरो पर भी कर सकते हैं, हम ट्रिप मीटर भी कहते हैं। दूसरे गंतव्य स्थान पर पहुंचकर पुनः पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। रीडिंग देख लेंगे कि इतनी रीडिंग थी, और जब हमारी यात्रा कंप्लीट हुई तो इतनी थी रीडिंग, तो उसमें से इसे घटा देंगे। दोनों पाठ्यांकों का अंतर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी होती है। तो ओडोमीटर का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं दो स्थानों के बीच की दूरी निकालने के लिए। जैसे आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल से और अपने घर से और स्कूल तक की दूरी निकाल सकते हो आप ओडोमीटर की सहायता से। जो स्कूटर, मोटरसाइकिल में, कार में जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें नीचे जो रीडिंग्स आती है ना, स्पीडोमीटर तो बताता है कि आप कितनी स्पीड पर चल रहे हो, और ओडोमीटर नीचे रीडिंग देता है कि आपने यात्रा इतने रीडिंग से स्टार्ट करी थी और इतने रीडिंग तक आपने यात्रा कर ली। तो घटा के आप निकाल सकते हो कि आपके स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पाठगत प्रश्न पर। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन आया है हमारे सामने। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? जब कोई वस्तु दूरी तय कर रही है तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अभी मैंने बताया था कि हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है विस्थापन शून्य? यदि वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वही हो। देखो, मान लो हमारी वस्तु ने यहां से चलना शुरू करा था ए से, और वस्तु गई ए से बी पर, और बी से सी पर, और सी से डी पर, और डी से फिर ए पर। जहां से शुरू करा था वहीं पहुंच गई, तो दूरी तो हुई दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी आयत का परिमाप। पर विस्थापन तो जीरो हुआ। जैसे आप अपने बिस्तर से उठे और बिस्तर पर ही पहुंच गए, तो दूरी तो आपने बहुत तय करी दिन भर में, पर विस्थापन तो आपका जीरो हुआ। अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो उत्तर में हमने लिखा कि हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है, वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण नंबर 1, एक बच्चा किसी निश्चित रास्ते से स्कूल जाता है और छुट्टी होने पर उसी रास्ते से घर पहुंचता है, तो उसका विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन कितना होता है? शून्य। और यहाँ चित्र में देख लो आप, चित्र में समझाया ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो यहां से यहीं पहुंच गए तो विस्थापन तो जीरो होगा, दूरी तो जीरो नहीं होने की। तो यहां दूसरा एग्जाम्पल ही दिया गया है, ये पार्क वाला। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब हम किसी पार्क ए बी सी डी का एक पूरा चक्कर कोने ए से प्रारंभ करके क्रम से बी सी डी होते हुए पुनः ए पर पहुंचकर पूरा करते हैं, ए पर ही पहुंच गए, हम पूरा चक्कर लगा लिया, तो हमारा विस्थापन कितना होगा? शून्य ही तो होगा हमारा विस्थापन। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, चाहे इसे देख लो चाहे ऊपर वाले चित्र को देख लो, एक ही बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बीच में दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। भाई यहाँ 40 सेकंड में चक्कर लगाया उसने, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, यानी 1 मीटर चल रहा वो 1 सेकंड में। भाई 10 मीटर है तो 10 ही सेकंड लगा रहा वो।
तो 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहां होगा, कितना विस्थापन कराऊगा। भाई यदि मैं कहूं कि 10 मिनट और 10 मिनट, 20 मिनट में तो वो इतनी दूरी तय करेगा, क्योंकि वो 10 मीटर चल रहा है किसमें, 10 सेकंड में। किसमें चल रहा है, 10 सेकंड में। तो उन्होंने कहा है 2 मिनट 20 सेकंड में, बताओ वो उसका विस्थापन कितना होगा। 2 मिनट 20 सेकंड में दूरी तो आप निकाल लोगे, पर विस्थापन कैसे निकाल लोगे, देखना ध्यान से। हमें पता है कि कुल समय कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दी, और 20 सेकंड है ही, तो 120 और 20 140 सेकंड। ठीक है। खेत का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, कुल समय तो उसके पास 140 सेकंड का है, कुल दूरी होगी 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 10 मीटर, यानी 40 मीटर। एक चक्कर में वो 40 मीटर चल रहा, और कुल समय 140 सेकंड तक वो चल रहा है, और कुल दूरी एक चक्कर में 40 मीटर की है। अब देखो जरा ध्यान से, कुल दूरी कितनी है, एक चक्कर में 40 मीटर की। एक चक्कर में लगा समय 40 सेकंड। अभी मैंने बताया था कि एक सेकंड में 1 मीटर जाता है, तो एक चक्कर में 40 मीटर 40 सेकंड में ही तो चलेगा वो, इसलिए 140 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। ये तो कुल समय है, और ये है एक चक्कर में लगा समय। तो 3.5 चक्कर लगाएगा वो। कितने लगाएगा, 3.5 चक्कर। अब हमें देखना है कि 3.5 चक्कर में वो कहां तक पहुंचेगा। ठीक है, 3.5 चक्कर, भाई 3 चक्कर तो उसके पूरे हो जाएंगे, और आधा चक्कर वो अधूरा है। 3 चक्कर तो पूरे हो गए, आधा चक्कर अधूरा है। देखो दिखाता हूं, 3 चक्कर तो उसके पूरे हो गए। यहां देखो, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर, 3 चक्कर तो पूरे हो गए। एक आधा है यहां से यहां, 3.5 चक्कर है ना यहां से यहां। तो उसका दूरी तो, विस्थापन निकालने को कहा, तो विस्थापन तो यही होगा उसका, यही तो होगा विस्थापन। तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, हमें कर्ण निकालना है। यदि आप इसे आधार मानते हो और इसे क्या मानते हो, लंब, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण निकालना है। तो जब आप कर्ण निकालने जाओगे तो आपको पता है कर्ण का वर्ग यानी विस्थापन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो है फार्मूला। तो कर्ण जब भी निकालना है, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर का क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। और लंब कितना है हमारा, लंब भी 10 है, आधार भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 10 धाम कितने हो गए, 100 प्लस 100 अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया अंडर रूट 200। और अंडर रूट 200 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, 100 दूनी 200 का अंडर रूट। तो 100 में से तो 10 बाहर आ गया, 2 तो अंडर रूट में से बाहर नहीं आने का। इतने मीटर विस्थापन होगा। यदि ये 10 है ना, ये 10 है, तो ये कर्ण 10 रूट 2 होगा। कितना होगा, 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 मीटर का विस्थापन उसने तय करा है, इतने मीटर विस्थापन उसने चला है 3.5 चक्कर में। ठीक है, देखो अब जरा इस बात को, ये नीचे लिखा हुआ है, सही नीचे लिखा हुआ है कि आधे चक्कर में पहुंचेगा। तो विस्थापन निकालना AC, जो कि वर्गाकार खेत का विकर्ण है। तो यदि आप AC निकालना चाहते हो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 को आप लिख सकते हो 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 मीटर का विस्थापन वो तय करेगा। चलो आगे आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन NCERT पाठ्यनीति का तीसरा क्वेश्चन, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। यह शून्य नहीं हो सकता, गलत। भाई विस्थापन तो शून्य हो सकता है, अभी बात नहीं करी हमने, विस्थापन तो शून्य हो सकता है। नंबर बी, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, बिल्कुल भी नहीं है। विस्थापन तो तय की गई दूरी से कम तो हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर विस्थापन कभी भी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे यही लिखा हुआ है, और उदाहरण भी है, आप उदाहरण भी पढ़ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। नहीं, ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो उदाहरण दिए इन्होंने 3। अब आ जाओ अगले टॉपिक पर, समान तथा असमान गति। समान तथा असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो आपके पास कोई गतिशील वस्तु है,
और वो समान समय में समान दूरियां तय कर रही है। जैसे पहले 2 मिनट में देखा आपने कि उसने दो मिनट में 4 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 मिनट में भी उसने 4 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 मिनट में भी उसने 4 मीटर की दूरी तय करी। आप कभी भी 2 मिनट में उसका तय की गई दूरी देखते हो तो वो 4 मीटर की दूरी तय कर रही। यानी समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान ही दूरी तय कर रही है तो हम कहते हैं कि उसकी गति समान गति है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि हम कहें कि कोई वस्तु गतिशील है, उसने पहले 2 मिनट में तो 4 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 मिनट में उसने 6 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 मिनट में उसने 5 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 मिनट में उसने 2 मीटर की दूरी तय करी, अगले 2 मिनट में उसने 10 मीटर की दूरी तय करी। तो इसका मतलब उस वस्तु के द्वारा समान समय में समान दूरियां तय नहीं की जा रही हैं, उसका वेग या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो ऐसी गति को हम कहते हैं असमान गति। असमान गति वो होती है जब समान समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं की जाती। एक ही वस्तु की गति को देख रहे हैं हम दो वस्तुओं की गति को नहीं देख रहे। यदि आप स्कूटर पर या बाइक पर कहीं जा रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी आप अपनी जो गति है, जो चाल है, उसे ना तो बढ़ा रहे ना तो घटा रहे, आपके मीटर की सुई 40 पर ही है रुकी हुई, तो आप कह सकते हो समान गति से आप चल रहे हो। और यदि आपकी सुई ऊपर को उठती जा रही, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सुई ऊपर को उठती जा रही, तो क्या आप एक समान गति कर रहे हो? आप उसे कहोगे असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपका वेग बढ़ता जा रहा है या गति बढ़ती जा रही, चाल बढ़ती जा रही, या फिर आप चलते चलते स्कूटर में ब्रेक मार रहे, तो भी आप एक समान गति से नहीं चल रहे हो। तो सीधी बात है, बात यह है यदि वस्तु बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरियां तय कर रही है तो उसकी गति या चाल समान यानी यूनिफॉर्म गति कहलाती है। परंतु यदि वह बराबर समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है तब उसकी गति असमान गति कहलाती है। इस दशा में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करके वस्तु की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत चाल निकालनी ना, कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे निकलेगी। यदि वस्तु की चाल एक समान हो तो चाल तथा औसत चाल में कोई अंतर नहीं होता है। यदि समान गति से चल रही, समान चाल से चल रही, तो जो चाल होगी और जो औसत चाल होगी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यदि समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है गतिशील वस्तु तो उसे कहते हैं समान गति, और यदि समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय कर रही है तो उसे कहते हैं असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगली चीज आती है चाल या स्पीड, इंपॉर्टेंट है। चाल किसे कहते हैं? चाल का मतलब है कोई वस्तु एकांक समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल में जितनी दूरी चलती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। और ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप समय लिख दो या समय अंतराल लिख दो, एक ही बात है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v तो यहाँ क्या है? चाल, स्पीड है। s का मतलब क्या है? डिस्टेंस है। और t का मतलब टाइम है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय सब बच्चों को पता है, सबने इस फार्मूले को पहले से ही पढ़ रखा है, 6ठी 7वीं 8वीं में भी। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये फार्मूला बताया था औसत चाल का। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी यानी कुल दूरी बटे कुल समय, बस कुल दूरी बटे कुल समय, ये याद रखो। कुल दूरी बटे कुल समय से आप औसत चाल निकाल सकते हो, कुल दूरी बटे कुल समय से। अब एक संख्यात्मक उदाहरण है हमारे सामने, इस उदाहरण को देखते हैं। चलो, उदाहरण नंबर 1 एक न्यूमेरिकल है। वैसे तो न्यूमेरिकल मैं सारे करा दूंगा एक ही लेक्चर में, आपको पूरे किताब के सारे न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा फिजिक्स के, फिर भी देख लो इस न्यूमेरिकल को। उदाहरण नंबर 1, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। यानी पहले तो 4 सेकंड में चली वो 16 मीटर, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो पहले 16 मीटर उनने 4 सेकंड में तय करे थे, दूसरे 16 मीटर उसने 2 सेकंड में तय करे थे। तो पक्की बात है कि उसकी चाल समान तो हो नहीं सकती। पहले 16 मीटर 4 सेकंड में लगाए, अगले 16 मीटर 2 ही सेकंड में पूरे कर दिए। इसका मतलब उसका वेग, उसकी चाल बढ़ रही है।
वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बहुत बढ़िया सवाल है। आपको पता है औसत चाल जब भी निकालते हैं ना, सीधी बात है, आपको पता है कुल कुल दूरी बटे, अब कुल दूरी किस तरह निकली? 16 मीटर पहले और 16 मीटर बाद में 32 मीटर तो कुल दूरी है। और कुल समय कैसे निकला? 4 सेकंड पहले लगे थे, फिर 2 सेकंड, 6 सेकंड कुल समय है। फार्मूला लगाया औसत चाल का, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 16 16 32 मीटर और कुल समय 6 सेकंड, 4 और 2 6 सेकंड। तो ये 16 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड या 5.33 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड छूट गया, यहाँ प्रिंटिंग नहीं हुई। तो इस तरह आप औसत चाल निकाल सकते हो। बताओ निकाल दोगे क्या औसत चाल? निकाल दोगे? चलो, एक क्रियाकलाप आया हमारे सामने, देखते हैं कौन बच्चा समझ पाएगा इसे। क्रियाकलाप नंबर 5। इन्होंने कहा दो वस्तुओं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़ों को नीचे सारणी में दिया गया है। ध्यान से देखकर बताइए कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। चलो बताते हैं देखकर। ये हैं दो वस्तुएं, ए और बी हैं, ठीक है। ये समय है, ये दूरी है। यहां देखो अब ध्यान से इस जगह देखो। जब आप ए को देखते हो तो 9:30 पर 10 मीटर की दूरी है। 9:45 पर 30 और 15:45, 15 मिनट में 10 से 20। फिर अगले 15 मिनट में 20 से 30, अगले 15 मिनट में 40, अगले 15 मिनट में 50, अगले 15 मिनट में 60, अगले 15 मिनट में 70। यानी हर 15 मिनट में कितनी दूरी तय करी इसने? 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 से 30 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर का अंतर है, यहाँ भी 10 मीटर का अंतर है, यहाँ भी 10 मीटर का अंतर है और यहाँ भी। यानी हर 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय कर रही वस्तु। इसका मतलब एक समान चाल से चल रही वस्तु, एक ही तो चाल समान है। अब यहाँ देखना, 12 और 7, 7 का डिफरेंस आ रहा। तो बताओ यहाँ भी 7 का डिफरेंस आ रहा क्या? यहाँ भी 7 का आ रहा क्या? यहाँ भी 7 का आ रहा क्या? नहीं, तो ये तो डिफरेंस बदल रहा। यानी 15 मिनट में 15 समय अंतराल कितना है? 15 मिनट का। इसमें जब हम देख रहे तो 15 मिनट के समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। जबकि इसमें 15 मिनट के समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं कर रही। जैसे यहाँ तो 7 मीटर है और यहाँ 4 मीटर है। बताओ समान है क्या? तो इसकी बी की तो समान चाल नहीं है, वो तो असमान चाल से चल रही, ये चल रही समान चाल से। क्लियर होगी बात? यही बात नीचे लिखी हुई है, इसे पढ़ लेना आप उत्तर में जो मैंने बताया। पढ़ लोगे? चलो आगे चलते हैं। अब चाल के बाद हमें जो सीखना होता है उसे हम कहते हैं वेग या वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग या वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी का मतलब है कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है या जितना विस्थापन तय करती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। या तो मीटर प्रति सेकंड कहो या फिर कहो किलोमीटर प्रति घंटा। या तो मीटर प्रति सेकंड कहो या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। वेग को भी v से ही प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक भी वही है जो कि चाल का है, यानी मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर स्कूटर मोटरसाइकिल कार बस ट्रक में लगा हुआ, वो स्पीडोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा में वेग या चाल को नापता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, देखो बेटे ध्यान से समझना आप जरा। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो दिए गए वेग u तथा अंतिम वेग v के मध्यमान द्वारा औसत वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो औसत वेग निकालने का फार्मूला है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसे आप प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को v से। u प्लस v बटे 2 से आप औसत वेग निकाल सकते हो। अगला हमारा कंसेप्ट है चाल तथा वेग में अंतर। चाल, एक तरफ चाल है एक तरफ वेग है। ध्यान से देख लो आप जरा, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ चाल है और एक तरफ है वेग। हमें देखना है चाल और वेग में क्या अंतर होता है। पहला अंतर, किसी वस्तु द्वारा एकांक
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और यहाँ किसी वस्तु के एकांक समय अंतराल में विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। भाई 1 सेकंड में जितनी दूरी चली वो तो चाल है, 1 सेकंड में जितना विस्थापन तय किया वो वेग है। ठीक है तो दोनों भाई भाई ही हैं। नंबर 2, चाल यह एक अदिश राशि है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो चाल अदिश राशि है, विस्थापन है सदिश राशि। ठीक है बेटे, चलो अगला डिफरेंस देखते हैं। तीसरा, किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है अथवा अधिक भी। चाल जो है वो वेग के बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जैसे दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दूरी कभी जीरो नहीं होती। किसी वस्तु के वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग कभी भी चाल से ज्यादा नहीं हो सकता, वेग चाल के बराबर हो सकता है यदि वस्तु बिल्कुल सरल रेखा में चलती है ना, बिल्कुल, तो विस्थापन और दूरी भी बराबर होंगे, चाल और वेग भी बराबर होंगे यदि वो बिल्कुल सरल रेखा में गति कर रही तो वस्तु। ध्यान रखना इस पॉइंट का। औसत चाल निश्चित होती है, औसत वेग शून्य भी हो सकता है। औसत वेग कितना हो सकता है? शून्य। जब विस्थापन जीरो होगा तो वेग तो जीरो हो ही जाएगा। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। चाल हमेशा धनात्मक इसलिए होती है क्योंकि चाल में कोई दिशा नहीं होती है, और वेग तो सदिश राशि है, वेग में तो दिशा होती है ना, इसलिए। चलो क्रियाकलाप नंबर 6, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। आप घर से चले स्कूल तक पहुंचे या घर से चले बस स्टैंड तक पहुंचे, और आपको नापना है कितना समय लगा है, आपको टाइम देखना है घड़ी में। यदि आप मान ले कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल है आपकी पैदल चलने की, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे भाई, मैं कह रही कि नापनी और चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है पैदल चलने की। देखो बेटे, माना स्कूल जाने में लगा समय 20 मिनट है, 20 मिनट को 60 से भाग करके घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 1/3 घंटा। चाल उन्होंने बताई कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम पैदल चलते हैं। हमें पता है इस फार्मूले का, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। इस सूत्र से दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, यदि दूरी निकालनी है तो चाल गुणा समय हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल इन्होंने दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमें लगा है 1/3 घंटा, तो ये हो जाएगा 4/3 किलोमीटर। ये आंसर आ गया हमारा। 4/3 किलोमीटर हमारे स्कूल की दूरी है घर से, तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अगला क्रियाकलाप देखो क्या है। क्रियाकलाप नंबर 7, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। हाँ, बिजली चमकेगी और बादल गरजेंगे। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों की गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। बिल्कुल, बिजली जब चमकेगी ना तो वो पहले महसूस होगी, और बादल जब गरजेंगे उनकी आवाज आएगी बाद में। ये बात आप कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हो। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब बिजली चमक रही तो वो तो प्रकाश का वेग है जो ज्यादा है, और जब बादल गरज रहे तो वो ध्वनि का वेग है जो कम है। प्रकाश का वेग तो ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है ना, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों के गरजने की आवाज बाद में सुनाई देती है हमें। वो जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ज्यादा है और ध्वनि की चाल है कम। प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह सकते हो आप, जबकि ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड। बहुत अंतर है। इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप वॉच विराम घड़ी से मापें। बीच में हमें डिफरेंस देखना कि बिजली जब चमकी और बादल जब गरजे तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना है।
बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल दी इन्होंने 346 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जरा उत्तर। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड या 3 पॉइंट, आप इस दशमलव को यहां से उठा के यहां रखोगे, दशमलव के 2 अंक इधर सरकाओगे तो 10 की घात 2 ही तो लगेगी। या आप इसे लिख सकते हो 3.46 इंटू 10⁻²2 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से 10 की घात 6 गुना अधिक है, लगभग 10 की घात 6 गुना। यही कारण है कि बिजली की चमक दिखाई देने के बाद बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी बराबर चाल गुणा समय द्वारा ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल हमें पता ही चल गई और समय आपको विराम घड़ी में नापना है। विराम घड़ी से आपको समय पता चल जाएगा कितना है। चलो आगे देखो। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आगे, पाठगत के 3 क्वेश्चन हमने वहां कर लिए थे। अब देखो चौथा क्वेश्चन फिर आया। चौथा क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। ये तो हमने अभी कराई था, चाल और वेग में अंतर। 5वां क्वेश्चन है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। औसत वेग और औसत चाल कब बराबर होगी? मतलब जब वस्तु सरल रेखा में गति करेगी ना, ऐसे मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, सरल रेखा में गति कर रही, जब उसकी दूरी और विस्थापन, दूरी भी इतनी होगी और विस्थापन भी इतना ही होगा। जब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे ना तो उसका चाल और वेग तो बराबर हो ही जाएंगे। यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का परिमाण एक समान हो तो औसत वेग और औसत चाल बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसा तभी होगा जब वस्तु किस में गति कर रही होगी? सरल रेखा में। छठा क्वेश्चन देखो क्या है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापता है। अभी बात करी थी हमने ओडोमीटर की। नंबर 7, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? सरल रेखा। एक समान गति में चलती हुई वस्तु का पथ एक रेखीय दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एक रेखीय। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। 8वां क्वेश्चन दे रखा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष यान से सिग्नल भेजा, 5 मिनट में धरती तक आया। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। समय 5 मिनट यानी 5 गुणा 60 300 सेकंड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 से गुणा करके। चाल हमें पता है प्रकाश की इतनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, गुणा कर दो, आंसर आ गया। लो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 9 गुणा 10 की घात 7 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है बेटे, चलो आगे चलो। देखो अब हमें समझना है त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। जब किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है ना, जैसे आप अपने स्कूटर में रेस देते हो, तो जो रेस देने का वो जो लीवर होता है उसे कहते हैं एक्सीलेटर। क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर, यानी जो एक्सीलरेशन पैदा करे। एक्सीलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता रहता है ना तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित है, एक्सीलरेट हो रही है, त्वरण उसमें आ रहा है। ठीक है। और यदि वेग घट रहा है तो उसे कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन। पर वेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, कि 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ गया है या 1 सेकंड में कितना वेग घट गया है, वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकांक समय अंतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो फार्मूला याद रखना है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। त्वरण को प्राय ए से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि वेग सदिश राशि है अतः त्वरण भी एक सदिश राशि है। ध्यान रखना, त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में
बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण को कैसे निकाल लेंगे? प्रारंभिक वेग तो उसका था क्या, u, अंतिम वेग v है, और t समय में वेग u से v हुआ, तो त्वरण ऐसे निकलेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समअंतराल, v माइनस u अपॉन t से निकलता है त्वरण। इस प्रकार त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है जिसे आप कह सकते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखो लिख दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात या फिर कह सकते हो मीटर सेकंड की घात -2 होता है। ध्यान रखना त्वरण का मात्रक सब बच्चों के याद होना चाहिए, क्या होता है त्वरण का मात्रक। और मैंने आपको बताया यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है, उसे कहते हैं त्वरण, और घट रहा है तो उसे कहते हैं मंदन। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण अर्थात वस्तु की चाल समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वेग का परिमाण घट रहा है, जैसे आप ब्रेक मारते हो, तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और इस ऋणात्मक त्वरण को ही हम कहते हैं मंदन। इसे मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। जब वेग घटता है ना वस्तु का तो उसे हम मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण कह दो या मंदन कह दो, या फिर आप कह सकते हो रिटार्डेशन। क्या कह सकते हो? रिटार्डेशन। चलो अब अगला क्रियाकलाप आया, क्रियाकलाप नंबर 8। इसमें देखते हैं क्या कहा है 8वें क्रियाकलाप में। इसमें कहा है आप दैनिक जीवन में कई प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख हैं गति की दिशा में त्वरण है, बी गति की दिशा के विरुद्ध त्वरण है। भाई गति की दिशा में त्वरण है तो आप स्कूटर की रेस देते जा रहे हो अपने, गति की दिशा में त्वरण, जिधर को गति है उधर कोई वेग बढ़ रहा। और गति की दिशा के विरुद्ध त्वरण है तो आपका स्कूटर तो ऐसे चल रहा और आपने उसमें ब्रेक मार लिए, तो आप इस ब्रेक मारे तो इसका मतलब गति के विपरीत दिशा में त्वरण है। एक समान त्वरण है यानी समान वेग, समान जो वेग परिवर्तन की दर है वो समान है, हर एक सेकंड में वेग उतना ही बढ़ रहा। असमान त्वरण उसे कहते हैं जब वेग के बढ़ने की दर कभी तो कम रेस दे रहे, कभी ज्यादा रेस दे रहे, कभी रेस दे ही नहीं रहे, तो उसे कहते हैं असमान त्वरण। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। दे दिए उदाहरण, तो अभी दिए उदाहरण, ठीक है, पढ़ लेना इन्हें। चलो और भी उदाहरण है, मैंने आसान से उदाहरण दिए कुछ। एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न हैं। नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न है आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में है? ठीक है, यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा होता है तो उस वस्तु का त्वरण एक समान कहलाता है और वह एक समान त्वरण से गति में कहलाती है। यदि वेग परिवर्तन की दर समान है, हर सेकंड में उतना ही वेग बढ़ रहा, और दूसरे में कहा वह असमान त्वरण से गति में है। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के विभिन्न अंतरालों में भिन्न भिन्न है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? असमान त्वरण। यदि उसके वेग परिवर्तन की दर बराबर नहीं है, कभी तो वेग ज्यादा बढ़ा, मान लो एक सेकंड में वेग ज्यादा बढ़ गया, अगले सेकंड में वेग उतना नहीं बढ़ा, तीसरे सेकंड में भी वेग उतना नहीं बढ़ा। यदि हर एक सेकंड में वेग के बढ़ने की दर बराबर नहीं है तो उस समय हम कहते हैं कि वस्तु क्या है? असमान त्वरण में गति कर रही है। 10वां क्वेश्चन, एक बस की 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी ब्रेक मारे होंगे या रेस देनी बंद कर दी होगी। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग को हमेशा u से लिखते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जब भी बदलना हो तो आप 5/18 से भाग कर दोगे, यह चीज ध्यान रखनी है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देनी चाहिए, तो ये आ गया 400/18 मीटर प्रति सेकंड। ये तो था प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग इसका घट के अंतिम वेग को v से लिखते हैं।
60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसे गुणा कर दी, ये आ गया 300/18 मीटर प्रति सेकंड। समय अंतराल t कितना है 5 सेकंड, ये दे रखा ना, ये रहा 5 सेकंड में। तो हमें त्वरण निकालना है, त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, हमें निकालना है त्वरण। a फार्मूला होता है v - u/t, यही तो है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग है 300/18, प्रारंभिक वेग है 400/18/5। अब इसके भी बटे में 18, इसके भी, ये 18 तो जब दोनों के हर बराबर है, इसे तो नीचे ले जाओ गुणा में, 5 के गुणा में, और 300 प्लस के और माइनस के 400, माइनस वाले जाते हैं तो माइनस में इसलिए आएगा -100/18 गुणा 5। ठीक है, ये काटोगे तो माइनस के 10/9 आ जाएगा, माइनस के 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे आप कह सकते हो 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस में कहना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस आना चाहिए, यानी बस का त्वरण 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस का निशान आना चाहिए, ऋणात्मक त्वरण है यानी मंदन। स्पीड घट रही ना, 80 से कितनी हो गई थी, 60 हो गई थी स्पीड, तो माइनस में आना चाहिए उत्तर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो त्वरण जब भी निकालना हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, कितना समय लगा उस प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग तक पहुंचने में, कितना समय लगा, वो समय बटे में लिखना है आपको। समय अंतराल भी आप उसे कह सकते हो। 11वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण बताओ। तो प्रारंभिक वेग u तो इसका 0 ही होगा जब चलना शुरू करा उसने, अंतिम वेग v हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दी, ये आ गया 100/9 मीटर प्रति सेकंड। समय अंतराल t कितना है 10 मिनट, मिनट को 60 से गुणा करी तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 600 सेकंड। आपको निकालना है त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या है, त्वरण का फार्मूला ये है, ठीक है, v आएगा यहाँ, v - u/t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, अंतिम वेग 100/9 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि चलना शुरू करा था विराम अवस्था से, समय 600 सेकंड थे, तो ये हो जाएगा 109 तो नीचे आ जाएगा ना यहाँ, 100/9 गुणा 600 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे काटोगे तो 2 0 से 2 0 गए, 9 6 54, 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर दे सकते हो। दशमलव में लिखना है तो आप जब 1 को भाग दोगे 54 से 0.919 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लगभग आ जाएगा उत्तर। हो जाएगा तो सवाल, चलो आगे आ जाओ। देखो बेटे, अब हमें कुछ ग्राफ समझने हैं, इन ग्राफ को ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो समय के साथ उस वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इसमें दूरी और समय लेना है, यहाँ तो लेना है समय और यहाँ लेनी है दूरी। 1 सेकंड पर कहाँ है, 2 सेकंड पर कहाँ है, 3 सेकंड पर कहाँ है। समय और दूरी का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, देखो 2 तरह के ग्राफ बनेंगे समय दूरी के। इसमें पहला ग्राफ तो ये बनेगा जब वस्तु एक समान चाल से चलती है, तो वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है। बिल्कुल होगी जब समान समय में समान दूरी तय कर रही। मान लिया कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है, इसके द्वारा भिन्न भिन्न समयों में एक स्थान से चली गई दूरी निम्न सारणी में दी है। देखो एक समान गति करती हुई एक वस्तु की सारणी है, देखो ये, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही। ये तो समय है, सेकंड में दूरी है मीटर में। ठीक है, 1 सेकंड पर 2 मीटर, 2 सेकंड पर 4 मीटर, 3 सेकंड पर 6 मीटर, चौथे सेकंड पर 8 मीटर, फिर 10 मीटर। देखो कितना चला, 2 का ही तो डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का है। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रही। भाई 1 सेकंड से 2 सेकंड पर जब गए तो बीच का टाइम डिफरेंस तो 1 सेकंड का हुआ ना, समय अंतराल तो 1 सेकंड हुआ इन दोनों के बीच। पहले सेकंड में भी 2 मीटर दूरी तय करी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, आगे हर एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रही। इसका मतलब वस्तु समान चाल से चल रही है। एक्स अक्ष पर हमेशा समय लेना चाहिए, क्योंकि समय जो है एक स्वतंत्र वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता समय।
वो हमेशा एक्स अक्ष पर लिया जाता है तथा वाई अक्ष पर दूरी लेकर ग्राफ खींचा गया है जो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। देखो कैसे, यहां देखो इस ग्राफ को ध्यान से, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूं जिससे आपको ये साफ दिखाई दे जाए पूरा ग्राफ एक साथ। ठीक है, अब देखो दिखाई दे रहा क्या? दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में हम क्या देख पा रहे, ये एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे, देखो यहां देखो इस ग्राफ को। इधर तो हमने क्या करा, इधर तो हमने लिया है समय, ये लिखा हुआ है समय, और इधर है दूरी। दूरी को एस से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। अब देखो आप, 0 सेकंड में दूरी 0, 1 सेकंड में दूरी कितनी है 2, दूसरे सेकंड पर दूरी कितनी है 4, तीसरे सेकंड पर दूरी कितनी है 6, चौथे सेकंड पर दूरी कितनी है 8। तो आप जब ग्राफ बनाओगे एक सरल रेखा, ही देखो कैसी रेखा, ही सरल रेखा। समझ में आ रही बात? तो ये होता है दूरी समय ग्राफ। अब आ जाओ आगे, ये तो वही है ग्राफ, दोबारा फिर आ गया। एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का दूरी समय ग्राफ। और यदि कोई वस्तु समान चाल से ना चल रही हो, इसे देखो वस्तु को, जब वस्तु की गति असमान हो तो इस स्थिति में वस्तु विभिन्न समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है। नीचे दी गई सारणी में एक कार द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियां दी गई हैं। देखो समय अंतराल तो यहाँ 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 2 सेकंड का ही समय लग रहा बीच का। पर यहाँ दूरी कितनी तय करी इसने? इसने 3 मीटर की दूरी तय करी। 3 मीटर कह दो चलो, ये सेकंड है ये मीटर है, और यहाँ 5 मीटर की। ठीक है, तो ये बराबर दूरी है। यहाँ बीच की दूरियां, समय अंतराल तो 2 सेकंड का ही है पर बीच की दूरियां बराबर नहीं है। तो हम कह रहे असमान गति है, और असमान गति का ग्राफ जो है वो सरल रेखा तो हो नहीं सकता। ठीक है, कैसा? सरल रेखा नहीं हो सकता। आप इसे देखो जरा ग्राफ को, जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सरल रेखा नहीं है। कोई सरल रेखा है ये तो नहीं है सरल रेखा। देखो 0 सेकंड में 0, 2 सेकंड में इतनी दूरी थी, 4 सेकंड में दूरी कितनी थी इतनी, 4 मीटर या 5 मीटर जितनी भी दे रखी थी। तो ये जो ग्राफ हमें मिला ये कोई सरल रेखा थोड़ा ही है, ये तो नहीं है सरल रेखा। और वो बिल्कुल सरल रेखा था, वो तो हमें ऐसा मिल रहा था बिल्कुल सीधा। तो सरल रेखा में ग्राफ किसका मिलेगा? एक समान गति का। और यदि वस्तु एक समान गति से नहीं चल रही तो हमें सरल रेखा में ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है समय और दूरी के बीच में ग्राफ। अब इसी तरीके से होता है दूसरा जो ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें हम समय को हमेशा एक्स अक्ष पर लेना चाहिए जब भी होता है, समय एक्स अक्ष पर और विस्थापन वाई अक्ष पर। यदि किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर विस्थापन मापकर समय टी व विस्थापन एस में ग्राफ खींचे तो इसे विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ से हम वस्तु की गति के संबंध में अनेक बातें ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ ऐसा है, देखो ये है विस्थापन समय ग्राफ, देख लो आप। इधर तो हमने लिया समय हमेशा एक्स अक्ष पे लेना चाहिए, और इधर लिया हमने विस्थापन मीटर में, समय सेकंड में, विस्थापन मीटर में। तो हम देख रहे 0 सेकंड पर विस्थापन 0 है, और बेटे 10 सेकंड पर विस्थापन है 20 मीटर, और 30 सेकंड पर भी विस्थापन 20 मीटर है। इसका मतलब यह है कि पहले 10 सेकंड में तो वस्तु का वेग बढ़ा, ठीक है, यानी उसने दूरी तय करी। उसके बाद जो है यहाँ वो क्या हुआ कि रुकी हुई है वस्तु। 10 सेकंड पर भी विस्थापन 20 मीटर ही है, और 20 सेकंड पर भी 20 मीटर है, 30 सेकंड पर भी 20 मीटर। तो 10 सेकंड से 30 सेकंड तक वस्तु चली ही नहीं है, क्योंकि विस्थापन में कोई वृद्धि ही नहीं हुई। और फिर विस्थापन क्या हो रहा? घट रहा। विस्थापन क्या हो रहा? घट रहा। 30 सेकंड के बाद विस्थापन फिर 50 सेकंड पे फिर 0 हो गया विस्थापन, यानी वस्तु वहीं लौट के आ गई जहां से चली थी। विस्थापन 0 होने का मतलब जहां से शुरू करा था उसने चलना, वहीं लौट के आ गई। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा चित्र 3 में समय विस्थापन ग्राफ ओ ए बी सी दिखाया गया है।
इससे स्पष्ट है कि वस्तु पहले 10 सेकंडों में प्रारंभिक बिंदु O से A तक धनात्मक दिशा में 20 मीटर तक चलती है। हाँ, 20 मीटर तक चली वो, तथा फिर ठहर जाती है। 30वें सेकंड के अंत तक वस्तु ठहरी रहती है। बिल्कुल 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वस्तु रुकी रही, फिर लौटने लगती है। जब विस्थापन माइनस में जा रहा तो वस्तु वापस लौट रही अपनी पहली जगह पे। 50वें सेकंड के अंत में वह प्रारंभिक बिंदु O पर लौट आती है। इस ग्राफ से हम वस्तु का विभिन्न समयों पर वेग ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ से वेग ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनना, रेखा का ढलान यानी स्लोप ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यदि आपको वेग निकालना तो उसका ढलान निकालना पड़ेगा। जैसे पहले 10 सेकंड के दौरान वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समय से आप निकाल सकते हो वेग। अब इसी तरीके से ग्राफ होता है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको बताया समय एक्स अक्ष पर लेना है हमें। यदि हम किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग मापकर समय t वेग v के बीच ग्राफ खींचे तो इसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। इससे गतिमान वस्तु का त्वरण तथा विस्थापन दोनों ही ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। देखो विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, ये वेग समय ग्राफ है। ठीक है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यदि वस्तु का वेग v नियत है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। वेग यदि स्थिर है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें। ये तो समय हमेशा एक्स अक्ष पर लेना चाहिए और ये है हमारा क्या, वेग, इधर को वेग है। तो आप देख रहे कि t1 समय पर वेग क्या था, t1 समय पर वेग यहाँ था, जो भी कुछ था, ये वैल्यू जो भी थी मान लो v है ये, और t2 समय पर भी वेग कितना है उतना ही है। वेग ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, तो इसलिए जो हमारा ग्राफ मिला ना वो हमें कैसा मिला, एक्स अक्ष के समांतर मिला। तो आपको क्या करना है, ये वेग समय ग्राफ ऐसा तब आता है सरल रेखा में जब क्या होता है, जब वस्तु का वेग स्थिर होता है, वेग ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, तब ऐसा आता है। देखो एक चीज इसमें यह ध्यान रखनी है आपको, मतलब कई बार ऐसे क्षेत्रफल की बात आएगी, ध्यान रखना बीच का क्षेत्रफल है ये जो लाइनें खींच रखी, और t1 और t2 का अंतर है डेल्टा t। इसी तरीके से v1 और v2 का अंतर भी निकाल सकते हो, डेल्टा v कहते हैं उसे। पर यहाँ तो वेग बदल ही नहीं रहा था। यदि पहला वेग v1 होता, अंतिम वेग v2 होता, तो उनका जब डिफरेंस निकालते हैं उसे कहते हैं डेल्टा v, v1 माइनस v2, सॉरी v2 माइनस v1 कह दो, जो कुछ भी कह सकते हो। एक रेखा के नीचे t1 व t2 समयों के बीच आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकाल लोगे ना तो ये हो जाएगा v गुणा t2 माइनस t1। देखो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो वेग तो इसका v ही है, वेग तो ये है, ये तो इसका वेग है, ये यहां से यहां तक तो है इसका वेग v। और इस दूरी को कैसे निकाल लेंगे हम यहां से यहां तक, इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा t2 माइनस t1, जब ही तो निकलेगा ये बीच का, जिसे डेल्टा t कहते हैं हम। तो यदि इस आयत का क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे ही तो निकालते हैं, यानी v गुणा डेल्टा t। देखो यही बात लिखी हुई है यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है इस रेखा के नीचे t1 व t2 समयों के बीच आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा v गुणा t2 माइनस t1, या फिर आप इसे कह सकते हो v गुणा डेल्टा t, लंबाई गुणा चौड़ाई है। परिभाषा के अनुसार यदि डेल्टा t समय अंतराल के दौरान वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल डेल्टा s बटे डेल्टा t, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो। डेल्टा s का मतलब है विस्थापन कितना हुआ, s2 माइनस s1 अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, डेल्टा t का मतलब समय अंतराल कितना है t2 माइनस t1 अंतिम समय बटे प्रारंभिक समय। या फिर यहां से यदि आपको डेल्टा s निकालना है तो इन दोनों की गुणा होगी, तो डेल्टा s बराबर v गुणा डेल्टा t, और ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यदि आपको विस्थापन निकालना है तो आप क्या करो, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, विस्थापन निकल जाएगा।
अतः आयत का क्षेत्रफल मापकर वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास ये ग्राफ है ना, ये वाला ये ग्राफ है, तो इसमें जो बीच में ये आयत बनाना, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लोगे, समय वेग ग्राफ का जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो वो क्षेत्रफल ही इस वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होगा। तो आप समय वेग ग्राफ से, ये समय वेग ग्राफ ही तो है, इसमें जो आयत बना उसका क्षेत्रफल निकाल लो, वो क्या होगा? विस्थापन। ध्यान रखना, ये सवाल आता है पेपर में। देखो यहां लिखा हुआ है साफ, अतः आयत का क्षेत्रफल मापकर वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, वो तो थी समान गति, अब है एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। जब वस्तु में क्या है? त्वरण। इन्होंने कहा एक समान त्वरित गति से, यह वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वहां तो वेग कांस्टेंट था, इसलिए हमारा ग्राफ कैसा था? ऐसा था। अब यहां वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। देखो, यदि वस्तु का वेग एक निश्चित दर से लगातार बदल रहा है तो समय वेग ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होगा। झुकी हुई रेखा है, देखो, ये देखो, यहां देख रहे हो आप, वेग, यहां तो समय है, यहां वेग है, वेग बढ़ रहा तो फिर तो ऊपर को उठेगा ही। अब यदि इससे विस्थापन निकालना, तो विस्थापन निकालने के लिए ये जितना भी है ना क्षेत्रफल, ये एक समलंब बनाना, समलंब उसे कहते हैं उस चतुर्भुज को जिसकी कोई सी दो भुजाएं समांतर हो। तो इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना आपको, और समलंब का क्षेत्रफल निकालने का तरीका यह है, पहले तो इसका निकाल लो, नीचे वाले इसका आयत का, और ऊपर से फिर इसका त्रिभुज का निकाल लो। आयतकार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो बस आप, और जब जोड़ोगे तो निकल जाएगा आपका पूरा क्षेत्रफल, और पूरा क्षेत्रफल ही किसके बराबर होगा? विस्थापन के। देखो, एक समान त्वरित गति के लिए समय विस्थापन ग्राफ, समय वेग ग्राफ है, विस्थापन नहीं है, ये वेग है, और इसके क्षेत्रफल से हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल आयतकार त्रिभुज का, निकल जाएगा क्या? क्या निकल जाएगा? विस्थापन निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल ही निकाल रखा है यहाँ, देख लेना, इसे देख लोगे, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, चलो अगली बात करते हैं, वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। यदि वेग और समय के बीच में आपने ग्राफ बनाया, जैसा कि ऊपर था, वेग समय ग्राफ ही तो था, या समय वेग ग्राफ कह दो या वेग समय ग्राफ कह दो, एक ही बात है। उससे हम त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं? त्वरण देखो, वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए झुकी हुई सरल रेखा का ढलान, स्लोप ज्ञात करते हैं। इसके लिए रेखा पर दो बिंदु ए तथा बी लेते हैं, दो बिंदु ले लिए, जैसे यह रेखा थी, इसके ऊपर एक बिंदु ए ले लिया, झुकी हुई रेखा थी ना, एक बिंदु बी ले लिया। ए पर वेग v1 तथा समय t1 है, बी पर वेग v2 तथा समय t2 है, अतः वेग परिवर्तन v2 माइनस v1, जिसे डेल्टा v कह सकते हो, और ये bc के बराबर होगा। ठीक है, bc वहां से ही देख के बता दूंगा मैं आपको bc कैसा है। समय अंतराल t2 माइनस t1, जिसे डेल्टा t या ca कह सकते हो। तो त्वरण निकालने का यह फार्मूला है, वेग परिवर्तन बटे समांतराल v2 माइनस v1, यानी डेल्टा v बटे डेल्टा t लिखा हुआ है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इस प्रकार गतिमान वस्तु का त्वरण उसके वेग समय ग्राफ के ढलान के बराबर होता है। जिस रेखा का ढलान अधिक होगा उस वस्तु का त्वरण अधिक होगा। जिस रेखा का, यानी जो ग्राफ हमारा है, उसका ढलान ज्यादा होगा तो त्वरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऊपर दिखाया गया वेग समय ग्राफ एक समान त्वरित गति के लिए है, एक समान त्वरित गति के लिए, इसलिए तो ऐसा आ रहा था। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो किसी वस्तु का वेग घटता जा रहा, तो त्वरण तो उसमें भी है। ठीक है, देखो, अब यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, अर्थात वस्तु में ऋणात्मक त्वरण है, तो उसका ग्राफ निम्न आकृति जैसा होगा। यह चलती हुई किसी कार, ट्रेन, बस आदि को ब्रेक लगाकर रोकने की स्थिति को व्यक्त करता है। देखो ऐसा ग्राफ, यदि ग्राफ ऐसा है तो वेग ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा। यदि ग्राफ ऐसा है ना, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समान वेग से चल रही वस्तु, त्वरण 0 है। और यदि ग्राफ ऐसा है तो वेग बढ़ता जा रहा, यानी त्वरण धनात्मक है। और यदि ग्राफ ऐसा है तो वेग घटता जा रहा है, यानी त्वरण क्या है? ऋणात्मक।
ये तीनों बात समझनी है आपको, ठीक है। यदि आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, समान वेग से, तो ऐसा समान वेग से चल रही है ना, यदि आपकी गाड़ी समान वेग से चल रही है तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, और यदि आपकी गाड़ी का वेग बढ़ रहा तो ग्राफ ऐसा आएगा, और यदि घट रहा तो ऐसा आएगा, जैसा कि इसमें है। चलो आगे आ जाओ। देखो, यदि वेग कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, तो ऐसा आएगा। देखो, ये तो दिख रहा आपको स्पष्ट। यदि वस्तु असमान त्वरित गति से चल रही है, अर्थात उसका त्वरण विभिन्न समय अंतरालों में अलग अलग है, तो उसका ग्राफ नीचे दी गई आकृति जैसा होगा। यदि वेग, कभी आप रेस दे रहे, कभी ब्रेक मार रहे, जब रेस दे रहे तो ऐसी स्थिति, ब्रेक मार रहे तो ऐसी, रेस दे रहे तो ऐसी स्थिति, ब्रेक मार रहे तो ऐसी स्थिति, तो ऐसा होता है ग्राफ। फिर असमान त्वरण के अंतर्गत गतिमान वस्तु का लेखा चित्र। अब एनसीईआरटी के फिर क्वेश्चन आ गए हैं। देखो, 12वां क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ को की प्रकृति क्या होगी? भाई, एक समान गति, समय और दूरी है या समय और विस्थापन नहीं, समय दूरी। यदि एक समान गति तो ग्राफ ऐसा होगा, जो हमने सबसे पहले सीखा था। और असमान गति है तो ग्राफ ऐसा होगा। ये जो है ना, ये असमान गति है। ये ग्राफ जो है वो इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, पर हमारी बुक में ऐसा दे रखा जिसमें वेग बढ़ता जा रहा। क्या हो रहा? वेग बढ़ रहा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखो क्या है। 13वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में है? दूरी समय ग्राफ, ये दूरी है, समय है, ऐसा है, ठीक है। यह वस्तु विराम अवस्था में है। जब वो दूरी बदल ही नहीं रही, दूरी जो की तुम उतनी ही है, डिस्टेंस उतना ही है, एस बदल नहीं रहा, तो वस्तु तो विराम अवस्था में है, क्योंकि इस वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है या स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो? यदि यहाँ टाइम है और यहाँ वेग है, ये तो वो एक समान चाल से या एक समान वेग से चल रही है, एक समान चाल से गतिशील है वस्तु। मतलब ये दोनों ग्राफ में से कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दूरी समय का ग्राफ आएगा या वेग समय का ग्राफ आएगा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। 15वां क्वेश्चन देखो, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? यह क्षेत्रफल वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में कुल चली गई दूरी अर्थात विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? विस्थापन के। चलो अब देखो जरा, अगला टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। गति के समीकरण याद होने चाहिए बेटे आपको। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उनके वेग, गति के दौरान त्वरण, उसके द्वारा तय की गई दूरी संबंध स्थापित किया जा सकता है। दूरी में संबंध स्थापित किया जा सकता है, जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। इस प्रकार 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। ये तीनों समीकरण ध्यान रखना आप, बस इस थ्योरी को लिखो ना लिखो, तीनों समीकरण ये याद होने चाहिए सब बच्चों के। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे ऐसे लिख लो, या फिर ज्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, ज्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले तो u का पता होना चाहिए। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, जब वस्तु ने चलना शुरू करा तो उसका वेग प्रारंभ में कितना था। और t का मतलब होता है समय, वो समय जिस समय में वेग u से क्या हो गया है, v। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इस प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग तक बदलने में जो समय लगता है उसे कहते हैं t। ठीक है। और a क्या होता है? a होता है त्वरण। a क्या होता है? त्वरण। v मैंने बता दिया अंतिम वेग होता है। और t क्या होता है? समय। ये भी बता दिया। कौन सा समय?
जिस समय में वेग u से v हुआ, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में लगा समय, और s क्या होती है, दूरी। ठीक है, कितनी दूरी तय करी इस दौरान, ये तीनों ध्यान रखना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो आगे आ जाओ, विशेष अवस्थाएं देखते हैं इन समीकरणों की। पहली अवस्था देखो क्या है। पहली अवस्था, पहले मैं आपको बता देता हूं, पहली समीकरण थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये थी। दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थी तीन समीकरण। इन्होंने कहा पहली स्थिति, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चले तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है, यानी u की जगह 0 रखना। यदि u की जगह यहाँ 0 रखोगे तो v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। देखो v इज इक्वल टू 80। यदि u की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। और यदि u की जगह 0 लिखोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ रहे आप? एक तो ये बात ध्यान रखनी, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो, विराम अवस्था से वस्तु चल रही हो, तो ये समीकरणें अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, ये अपने आप बन जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है इन्हें। दूसरा, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ने के बजाय एक समान दर से घट रहा हो, तब उपरोक्त समीकरणों में त्वरण a का मान ऋण चिन्ह के साथ रखते हैं। यदि वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण है, तो ये प्लस के निशान सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के। देखो माइनस माइनस, और यहां भी माइनस हो गया, देखो माइनस के हो जाएंगे निशान सारे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर 3, यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण a शून्य होगा। तो a की जगह 0 लिखोगे तो ये v इज इक्वल टू यू, s इज इक्वल टू यू टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। जब त्वरण नहीं है तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर होंगे, जब वेग बढ़ ही नहीं रहा। जब किसी वस्तु में त्वरण नहीं होता ना, तो उसका जितना प्रारंभिक वेग होता है उतना ही अंतिम वेग होता है। इसलिए तो v इज इक्वल टू यू, s इज इक्वल टू यू टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया है यहाँ, हालांकि मैंने अभी बताई थी आपको, फिर भी ध्यान रखना है। प्रश्नों में यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 5/18 से गुणा कर देना चाहिए। यहाँ जो 5/18 है ना, वो 1000/60 गुणा 60 का संक्षिप्त रूप है। भाई आपको जो है किलोमीटर ऊपर है और घंटे हैं नीचे। अब आपको पता है इसे हमें मीटर और सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 गुणा 60। तो जब आप इन्हें काटोगे ना, ऐसे 2 गए, ये बचे ऊपर 10 और नीचे 36। ठीक है, 10 और 36 बच गए। तो कितने से कटेंगे, 2 से। 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16। तो आप 1000/60 गुणा 60 ना लिख के, ये पूरा ना लिख के, सीधा 5/18 से गुणा करा करो, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट आपको करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अब हमारे पास एक टॉपिक और आता है, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। क्या होती है एक समान वृत्तीय गति? वृत्तीय गति तो पता ही है, आपके छत पे जो पंखा चल रहा वो भी वृत्तीय गति कर रहा, यदि वो चल रहा तो इस समय। ठीक है, वृत्तीय गति, किसी नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो भी वृत्तीय गति करता है। कैसी गति करता है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति को हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी ने समझाया हमें। उन्होंने कहा एक बच्चा है और उसने ए से भागना शुरू करा और एक इस तरह के आयताकार मार्ग पर वो भाग रहा है, तो उसे दिशा कितनी बार बदलनी पड़ेगी एक चक्कर काटने में? एक दिशा तो उसने यहाँ बदली जब वो इधर से इधर की तरफ घूमा, फिर दूसरी बार यहाँ बदली, तीसरी बार यहाँ, तो 3 बार उसे दिशाएं बदलनी पड़ेगी, या 4 बार कह दो यदि उसे यहाँ तक आना ही है। और यदि वो आयताकार पथ पे था तो 4 बार उसने अपनी दिशा बदली। यदि हम उसे षटकोणीय पथ पर घुमा दें तो वो 6 बार अपनी दिशा बदलेगा घूमते हुए।
और यदि हम अष्टकोणीय पथ पर घुमा दें तो वो कितनी बार बदलेगा? 8 बार अपनी दिशा बदलेगा। और हम अष्टकोण के बाद 9 कोण, 10 कोण, बहुत सारे, यदि आप इस चीज को बढ़ाते जाओ ना, भुजाओं की संख्या 4 थी या 6 है या 8 है, फिर बढ़ा दो और, तो एक स्थिति ऐसी आएगी क्योंकि वो रास्ता वृत्तीय हो जाएगा इस तरह। तो बच्चा जो है हर सेकंड पर अपनी दिशा बदलेगा, यानी हर एक बिंदु एक भुजा होगा, ये भी एक भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो वो हर बार ही अपनी दिशा बदल रहा होगा। और जब वो दिशा बदल रहा तो उसका वेग बदल रहा, चाल उसकी बराबर हो सकती है पर वेग नहीं बराबर हो सकता। तो ऐसी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। आप इन चित्र को बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधी परिभाषा देने की आवश्यकता है। देखो वृत्तीय गति का एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास क्या है, हाथ में हमने एक डोरी या रस्सी ले रखी है, उसमें आगे एक पत्थर बांध रखा है, या एक धागे में एक पत्थर बांध रखा है और उसे हम घुमा रहे हैं ऐसे। जब घुमा रहे तो हमारा जो पत्थर है ये कैसी गति कर रहा? एक वृत्तीय गति तो कर रहा। और इसका वेग निकालने का फार्मूला बताया 2πr/t। 2πr क्या होती है? परिधि, और t का मतलब एक चक्कर में लगा समय। 2πr/t से आप निकाल सकते हो। तो वृत्तीय गति की परिभाषा क्या देनी है हमें? हमें वृत्तीय गति की यह परिभाषा देनी है। देखो क्या है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर या वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें, धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, तो यह वृत्तीय गति होगी। कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति। इसे हम कहेंगे वृत्तीय गति। ठीक है बेटे, यह है वृत्तीय गति का जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, इससे अगला चैप्टर जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, और आप इस लेक्चर को हाई स्पीड पर भी देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। कक्षा 9 के सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। हमने 7 चैप्टर कर लिए, अगले फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वे जल्दी जल्दी आपके सामने आएंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से आप पढ़ाई करते रहो, और नोट्स आपके पास होने इसलिए ज़रूरी हैं जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सको। रिवीजन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप वीडियो को फास्ट स्पीड पर चलाओ 2x पर, ठीक है, ×2 की स्पीड पर, और या फिर आपके पास नोट्स होने चाहिए, उससे आप रिवाइज कर लोगे बहुत तेज़ी से। ठीक है, बस बेटे आज इतना ही पढ़ेंगे। आज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। जो टॉपिक बीच में समझ में नहीं आता उसे दोबारा देख लेना चाहिए। ठीक है, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और नोट्स अपने मेंटेन करते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।